नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी, जो कि बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं। और जहां तक अगर पिछले 2.5 दशक की हम बात करें तो उसमें इन्होंने पाकिस्तान के दौरे भी किए हैं और कश्मीर पर काफ़ी इन्होंने एक किस्म से जो खोजी पत्रकारिता है कश्मीर पर इन्होंने की हुई है। तो वर्मा साहब, आपका जेके अपडेट में स्वागत है। वर्मा साहब, जिस प्रकार से चुनाव आयुक्त का 2 दिवसीय दौरा है जम्मू कश्मीर में, कल से ये दौरा शुरू होने वाला है। इस दौरान निश्चित रूप से वो जिला आयुक्तों से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो यहाँ के जो राजनीतिक दल है उनके नेताओं के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। तो इस दौरे का यहाँ पर आने का क्या मकसद आपको लगता है? देखिए अश्विनी जी, पहले तो इनका कार्यक्रम 11 और 12 तारीख का था, लेकिन आपको मालूम है कि किस प्रकार अरुण गोयल जो चुनाव आयुक्त थे उन सडन अचानक इस्तीफा दिया। उनकी नियुक्ति को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि मतलब सुपरफास्ट तरीके से उनको वो इंडस्ट्री में सेक्रेटरी थे, कैसे रिज़ाइन कराया गया और कैसे वो बड़ी स्पीड से फाइल चली। उनको उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी टिप्पणियाँ तल्ख की थी। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि चुनाव आयुक्त, हालांकि अकेला जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कॉम्पिटेंट है चुनाव कराने में, लेकिन करीब देश में अगर 85 करोड़ मतदाता हैं तो, और 3 रीजन बांटे होते थे इन 3 चुनाव आयुक्तों ने, एक मुख्य और 2 साइड में। उन एक और जो चुनाव आयुक्त थे अनूप पांडे, उन्होंने पिछले महीने उनकी सेवानिवृत्ति हो गई थी। तो इनकी नियुक्तियों को लेकर भी अभी समय है। कहा यह जा रहा है, जो सूत्रों का खबर चल रही है कि 15 तारीख तक शायद इनकी 2 चुनाव नियुक्त कर दी जाएंगे। उसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी रिट पड़ी है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि चीफ जस्टिस, लीडर अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर तीनों बैठ के तय करेंगे। तो उन फैसले को पलटते हुए एक ऑर्डिनेंस के जरिए सरकार ने कहा कि पीएम, उनका एक आदमी मंत्री और लीडर अपोजिशन, यानी कि 1 के मुकाबले 2 पे फैसले में आयुक्त उनके हिसाब से नियुक्त होंगे जो सरकार चाहेगी। ये एक अलग विषय है, ये सिर्फ जानकारी के लिए व्यूवर्स की। जो आपने असली बात कही कि वो जिस प्रकार कल आ रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पर, शुरू में तो ही कहा जा रहा था कि वो एक तो जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं हमारे 10 यहाँ के 10 कश्मीर के 20 जो टोटल हैं, जो मुख्य चुनाव की प्रक्रिया को अमली जमा पहनाते हैं, तो उनके साथ बैठक होगी। जो ऑब्जर्वर्स तैयार किए गए हैं उनके साथ बातचीत होगी। सिक्योरिटी सिनेरियो पे वो होम मिनिस्ट्री में ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो इन तमाम विषयों को लेकर, ऐसी भी जिस प्रकार आपने कहा कि असेंबली इलेक्शन को भी कराए जा सकते हैं, तो चूँकि ये सब फैसला सबको मालूम है कि किन के बीच में तय होता है, लेकिन जिस प्रकार से जो माहौल देखा जा रहा है उस हिसाब से इस प्रकार के कयास फिर तेज हो गए हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। ऐसे काफ़ी इनपुट हमारे पास भी आ रहे हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाने के मूड में जो है इस समय चुनाव आयोग भी है। लेकिन जैसा कि आपने इशारा किया है कि तय किसने करना है वो तो सबको पता है जी। लेकिन अब अगर ये राजनीतिक दलों से बात करते हैं यहाँ आकर, तो उसके पीछे क्या वजह रहेगी? क्या उन्हें बताया जाएगा या पूछा जाएगा कि आप विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो या नहीं हो? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सिर्फ भाजपा ने 2 प्रत्याशियों का ऐलान किया है लोकसभा के लिए, एक जुगल किशोर और दूसरे जितेंद्र सिंह, वो भी तीसरी बार रिपीट किए गए। उसके अलावा अभी तक भाजपा ने जम्मू कश्मीर लद्दाख की 4 सीटें जो बचती हैं उन पर किसी पर भी कोई प्रत्याशी अनाउंस नहीं किया। इवन भाजपा क्या किसी भी दल के कोई भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की, एक भी प्रत्याशी का नाम, सिवाय अगर डीएपी की बात करें तो उन्होंने सरूरी साहब को वहाँ से उधमपुर जीएम सरूरी को, हाँ। तो वो सब सी चीज़ें सूत्र ये भी हमें बता रहे हैं कि बेसिकली सभी दलों का अभी तक प्रत्याशियों को घोषित ना करने के पीछे की वजह यही है कि उन्हें भी इस बात की भनक लग चुकी है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। तो कितना पॉसिबल है ये? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि आपको याद होगा कि जब 370 पर 35A पर और उसके अलावा ये जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 2 यूटी के तौर पे, इसमें कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी थी। तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जो एक पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसमें
ये एक ऑर्डर हुआ था कि आपको सितंबर तक विधानसभा चुनाव यहाँ करवा देने चाहिए। और हमें ध्यान देना चाहिए कि पिछले दिनों उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी एक नेशनल टीवी में इंटरव्यू में बात कही थी कि चुनाव कर समय पर कराए जाएंगे। तो इंडिकेटर वहाँ से भी कुछ मिलने शुरू हुए थे कि ये सवाल आखिर क्यों उठाया गया। समय पर चुनाव कहाँ हो रहे हैं? अगर समय पर होते तो चुनाव तो बहुत देर पहले होने वो इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके मुताबिक वो बात ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी जो उसको पूरा किया जाए। हाँ, उसको समय से पहले पूरा करने की कोशिश की जाएगी। वो एक मायने में एक इंडिकेटर था कि चूँकि इंटरव्यू किसी और मुद्दे पे था तो ये सवाल भी आया बीच में, तो इसका मायने यह है कि वो कहीं ना कहीं इशारे थे कि चुनाव विधानसभा के भी हो सकते हैं। और जिस और आपने भी कहा जो सोर्स बता रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टी तो चाहेंगी, चाहे कोई पार्टी हो, बीजेपी तो खम ठोक के कह रही है 50+, लेकिन वो तो चुनाव बताएंगे कि कितनी आती नहीं कितनी आती। हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो पहला विधानसभा 2014 का हुआ था मोदी साहब के नेतृत्व में, और उस समय पूरा जलवा था, उनका पूरा जालो जलाल था, तब ये 25 सीटें ला पाए थे। और कैसे कैसे विधायक है उस पर हम टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, सारे लोग जानते हैं कैपेबिलिटी के बारे में। और उस समय एक तूफान था मोदी नाम का, और 25 सीटें जम्मू प्रोविंस से वो जीत पाए थे। बाकी मैं कश्मीर में था, एक मोतीलाल कोल को छोड़ दीजिए, बाकी जितने इनके बड़े से बड़े नेता हैं, दक्षिणांत द्रावी हो या दूसरे हो, सबकी जमानतें बुरी तरह जब्त हुई थी। तो मेरा मानना ये है कि लेकिन चुनावी तैयारी को लेकर इस बार बीजेपी पूरी कुशल रणनीति के तहत काम कर रही है। उसके नज़ारे हमें कश्मीर में जो दो पॉलिटिकल मेन प्लेयर हैं, पीडीपी और नेशनल कानून में जिस प्रकार का एक वाक युद्ध छड़ा हुआ है, और शुरुआत एनसी की तरफ से हुई, उसको रिटेलिएशन महबूबा मुफ्ती तो उनकी नेचर जानते हैं, एरोगेंसी, उन्होंने जब मुंह तोड़ जवाब दिया। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जानकार भी ये कहते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि कहीं ना कहीं एनसी कहीं ट्रैप में तो नहीं आई कहीं पर दिल्ली के, कि इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। चूँकि JKCA का स्कैंडल था जिसमें फारूक अब्दुल्ला को तलब किया गया ईडी द्वारा, वो भी एक डर है, और तमाम लोग अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं। लेकिन हम कुल मिलाकर कहें, जिस प्रकार वैली में देखिए 2 सीटें जो यहाँ की जम्मू की और डोडा की हैं, उसमें हम अगर डोडा की बात करें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक बेहतरीन उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से, उम्मीदवार ये भी अच्छे हैं। लेकिन इसमें दूसरे अन्य जो समुदाय हैं जो बीजेपी के समर्थन है, जिनके जो समुदाय खासतौर से महाजन समुदाय की बात करें, मैं आपसे ये सवाल पूछने ही वाला था कि महाजन समुदाय में एक बात की ये चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है कि बीजेपी के अगर देखा जाए तो, हालांकि ऐसा नहीं है, पार्टी में बहुत से महाजन हैं, बहुत से पदों पर भी हैं, बिल्कुल, लेकिन भाजपा का अगर इतिहास देखा जाए, अगर प्रदेश अध्यक्षों का ही, तो उस इतिहास में ब्राह्मण और राजपूत ये 2 ही कास्ट आपको सबसे अधिक नजर आएंगे, सिवाय अगर चमनलाल गुप्ता जी को छोड़ दिया जाए, वो एक बार के जो अध्यक्ष रहे थे वो, उसके अलावा जितने भी अध्यक्ष आए वो जहाँ ब्राह्मण थे, जहाँ फिर वो राजपूत थे। इसी प्रकार अब डोडा उधमपुर सीट और जम्मू की सीट को लेकर भी चर्चा छिड़ी हुई है कि लगातार आप ब्राह्मणों और राजपूतों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। क्या यहाँ पर महाजन पार्टी में इतने कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं? क्या उन्हें चुनाव का लड़ने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए था? इस प्रकार की उनके अंदर भावनाएं जो हैं वो पैदा हो रही हैं। तो ये अब कैसा इस पे? देखिए, आपका ये सवाल बड़ा एक सामायिक है, और इसलिए कि हमें याद आता है कि जो वक्त आपने प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता की बात करी, उस वक्त शिवचंद गुप्ता उधमपुर से होते थे और रियासी तो कौशल साहब होते थे। ये 3 की ऐसी एक तिगड़ी थी कि जिसने प्रजा परिषद का दौर हो या जनसंघ का दौर हो, भाजपा बाद में आई, इन्होंने पार्टी को तरीके से मजबूत करने की कोशिश करी। और बल्कि इससे बड़ी बात शहर में ये चर्चा थी राम कि भाजपा और जनसंघ ये तो पुरानी मंडी की पार्टी है, पुरानी मंडी मतलब लालों की पार्टी है, महाजनों की पार्टी है। महाजनों ने बीजेपी को शुरू से पैसे से भी ताकत दी और वैसे भी ताकत दी। ये बात आपने सही विषय उठाया कि इस प्रकार की सुबगाहट है महाजन बिरादरी के अंदर कि आखिर ऐसी क्या बात है कि महाजन बिरादरी को मौका क्यों नहीं मिल रहा। चमनलाल एक बड़े टॉलेस्ट लीडर थे बीजेपी के लिए,
वो आंख से आंख मिला के पार्टी नेतृत्व से बात करते थे और अच्छे राज्य मंत्री भी रह चुके हैं वो। हाँ, तो उनकी एक बड़ी मजबूत नेता के तौर पे एक छवि थी, जिस प्रकार लाला शिवचंद्र गुप्ता की थी उधमपुर वालों की, कौशल साहब की भी थी। तो हमको यहाँ जातिवाद की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं जो समुदाय खास तौर से, और जो खास तौर से जो पक्ष आपके लिए शुरू से लेकर अभी तक आपकी बुनियाद के तौर पर काम करता रहा, उनमें इस प्रकार की रिजनमेंट हो, वो अलग बात है कि पार्टी में कोई बोलेगा नहीं, उनको पता है इस टाइम बोलना खतरे से खाली नहीं है। अगर पार्टी महाजन बिरादरी से पार्टी कैंडिडेट की बात की जाए, कविंदर गुप्ता हो सकते थे कैंडिडेट, विबोध गुप्ता हो सकते, रेखा महाजन हो सकती थी। उसमें दो प्रपोजल होते, एक तो महिला को आपने टिकट दिया, दूसरा आपने महाजन बिरादरी को वोट कैंडिडेट दिया। हम समझते हैं एक पंदो काज वाली बात थी, तो उनमें से किसी को टिकट नहीं दिया। और अच्छा, रेखा महाजन पैसे से भी संपन्न है, पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं। सिमिलर पोजीशन विबोध गुप्ता की, सिमिलर पोजीशन कविंदर गुप्ता की है। मतलब और भी कैंडिडेट हो सकते हैं, जो हो सकते हैं हमारे संज्ञान में ना हो, लेकिन ये बेहतरीन कैंडिडेट हो सकते थे। लेकिन ये पार्टी का निर्णय है, आपने ठीक कहा। अब हाँ, आते हैं हम मेन मुद्दे पर, जिस प्रकार इन्होंने दो कैंडिडेट खड़े किए। कश्मीर में जो है, जो सूत्र बता रहे हैं, और हमने शायद पहले भी एक इशारों में जिक्र किया था कि ये जो लड़ाई लगी है पीडीपी और एनसी में, ये लड़ाई का फ़ायदा भाजपा की पूरी कोशिश होगी। लेकिन आज एम.वाई. तारिक अमीन साहब का एक बयान आया है, हाँ, जो कि पीएचडी के प्रवक्ता भी हैं, उनका कहना है कि वो पूरी प्रयास में हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पीएचडी में जो कुछ दरार पड़ रही है उसको वो कवर अप करें, उसको सभी दलों पक्षों से बात करके उन्हें बिठा के समझाया जाए। तो क्या आपको लगता है कि वो कामयाब हो पाएंगे? देखिए, परसों एक ट्वीट देख रहा था सलमान निज़ामी का, वो गुलाम नबी आज़ाद के बेहद करीबी आदमी, विश्वास पात्र हैं, शायद प्रवक्ता भी उस पार्टी के। और उनका एक ट्वीट मैं पढ़ रहा था, मैंने अपनी स्टोरी में भी उनका मेंशन किया। उनका ये कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो बीजेपी के बेहद करीब जाना चाहती है, और उन्हीं की वजह से पीएचडी को है उनका फातिया पढ़ने की स्थिति आ गई है। उनका लबलवाब कहने का ये था, अपने तरीके से ट्रांसलेशन की जाए तो ये वैली में एक मैसेज है पूरा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही पीएचडी को ख़त्म करने पे उतार हुआ है। ये तारिक अमीन साहब एक सुलझे हुए मार्क्सवादी नेता है, वो तो चूँकि उसके साथ घटक दल है तो वो तो इस तरह की बात करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हम समझते हैं कि ये पीएचडी के खिलाफ जा रही हैं, सब ये जितनी बातें जा रही हैं। और सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे बड़ा फायदा तो इसमें बीजेपी को ही मिल रहा है। बीजेपी को तो राहत की सांस है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में फूट नजर आ रही है। देखिए, जिस प्रकार हम देख रहे हैं पिछली टिकटें, देखिए बंगाल में सभी जो है उन्होंने अपने अनाउंस कर दिए, वहाँ कांग्रेस को के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी। तो इसी हिसाब से अगर, हालांकि जम्मू कश्मीर में एनसी उमर साहब ने ये बात कही है कि हम पीडीपी के साथ नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए हम सीटें छोड़, ये बात पीडीपी भी कह रही है कांग्रेस का। देखिए, बंगाल का हमने जिक्र किया, बंगाल में बीजेपी का एक एमपी, मौजूदा एमपी, वो छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में चला गया, ठीक है ना। राजस्थान में आज बीजेपी का एक एमपी या बड़ा नेता कोई, आज फिर उसने कांग्रेस ज्वाइन किया। ये चुनाव के मौके पर भगदड़ मचती है, कांग्रेस के बड़े नेता दूसरे दलों में जा रहे हैं, दूसरे दलों के अलग अलग दलों में जा रहे हैं। हम मेन कश्मीर की बात करें, एक चीज़ और कहने, कश्मीर के नेता इस समय चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है किसी पर। हालांकि आपने गुलाम नबी आज़ाद साहब का जिक्र किया, तो उन्होंने कल ही एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि जो कश्मीर के नेता हैं उन्होंने युवाओं का शोषण किया है, उन्होंने धारा 370 के समर्थन में आवाज़ नहीं उठाई, उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। इस प्रकार के उनका जो कल का स्टेटमेंट आया हुआ है, तो अभी इस पर कोई भी जो नेता है वो नहीं बोल पा रहा है। शायद वो कोड ऑफ कंडक्ट लगने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही लगेगा उसके बाद बहुत कुछ बदलाव जो है जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी आपको देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं कश्मीर की पर्टिकुलर बात करूं, जो जानकारियां मिल रही हैं उसके हिसाब से, देखिए बीजेपी को मालूम है कि अगर हम सीधा मैदान में उतरते हैं, अपनी कैंडिडेट उतारते हैं, तो उनके लिए उनकी जमानत बचाना भी मुश्किल है कश्मीर में। उनकी कोशिश ये है कि प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए जाएं। प्रॉक्सी से अभिप्राय ये है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे मजबूत, उनकी छवि मजबूत होगी, और उनको बीजेपी पीछे से हर पूरी ताकत के साथ मदद करेगी, ताकि ये चुनाव ऐसा चुनाव है बीजेपी के लिए, ख़ास तौर से 370 और 35 को तोड़ने को
उसको प्रमाणित करने के लिए हमने ठीक कदम उठाया है कि ये जो रीजनल पार्टी हैं इन्होंने कश्मीर के लोगों को और कश्मीर को दांव पे लगाए रखा अपनी राजनीति के लिए। इसलिए बीजेपी कोशिश होगी कि वहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जैसे जो जानकारी मिल रही है ऐसा सुना जा रहा है कि अनंतनाग से, हालांकि नाम इधर से रविंद्र रैना और वो शहनाज, डॉक्टर शहनाज गनी वगैरह कई नाम जो गए हैं, और शहनाज गनी को के नाम पर ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। रविंद्र रैना आज कोकरनाग और रविंद्र रैना पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन असली फैसला सबको मालूम है, वो दो लोग करते हैं कहीं भी, चाहे कॉर्पोरेशन टिकट हो या लोकसभा की हो, वो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी। तो ऐसा जो सुनने जो जानकारियाँ नई दिल्ली से आ रही हैं, ऐसा समझा जा रहा है कि साउथ कश्मीर से, चूँकि नॉर्थ कश्मीर के ये कैंडिडेट प्लेयर जो हैं, चाहे सज्जाद लोन हो या बेग साहब हो, बेग साहब की जो धर्मपत्नी है वो डीडीसी चेयरपर्सन है, ऐसा सुनने में आया कि चूँकि महबूबा मुफ्ती ने कहा मैं खुद चुनाव लड़ूंगी, हो सकता है इंडिपेंडेंट के तौर पर मुजफ्फर हुसैन बेग को खड़ा किया जाए अनंतनाग संसदीय सीट पर। उसका बीजेपी लाभ उठाते हुए उनकी पोजीशन को जो है एक स्ट्रॉन्ग बना सकती है। लेकिन वहाँ से अगर हमें जो सोर्स मिल रहे हैं कि नेका के एक बड़े धमाकेदार जानदार नेता हैं मियां अल्ताफ, उनको भी वहाँ पर उतारने की तैयारी में है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अनंतनाग से, तो अनंतनाग सीट पे सबसे ज़्यादा घमासान दिखता नहीं है। नहीं, वो तो वीवीआईपी होगी अपने आप में, क्योंकि देखिए ये परसीमन भी आप देखिए ना मज़ेदार, जम्मू संभाग से सीट वही जुड़ी है रजौरी तक। तो और हमने पिछले भी चर्चा में कहा था कि आमतौर पे साउथ कश्मीर की बड़ी लोएस्ट, चूँकि हब ऑफ मिलिटेंसी पिछले करीब एक दशक से ज़्यादा समय से चल रहा है, पिछले 2 चुनाव हुए उस टाइम मिलिटेंसी वो बुरहान वानी का मसला हो या दूसरे मसले हो, तो चुनाव पर उसका एक बड़ा नकारात्मक असर रहा है, और इसी वजह से परसेंटेज वोटिंग की 8, 10, 12 इससे ज़्यादा % वोट जाती। तो बीजेपी ने कुशल रणनीति का परिचय देते हुए ये सीट जो परिसीमन में राजौरी तक तय हुई है, इसमें उनको मालूम है कि इधर से बल्क वोट पड़ेगा भारी दबाव में, हिंदू वोट भी है 30% इस सीट पर 30% हिंदू वोट है। बिल्कुल। और दूसरा आपने जिसका जिक्र किया मियां अल्ताफ, वो अपने समुदाय गुर्जर समुदाय के बहुत बड़े कद्दावर नेता है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो पहाड़ी कबीलों को जो मोदी सरकार ने एसटी आरक्षण दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की है, और उनमें अधिकतर चाहे वो मुसलमान हिंदू, उनका इस बार का चुनाव, पहला चुनाव, वो बीजेपी के समर्थन में है, और जबकि पहाड़ी वोट गुर्जर बकरवाल समुदाय से ज़्यादा वोट है वहाँ। तो निर्णय कुछ भी हो सकता है, कहने का लब्बो ये है, लेकिन यह है कि इस लड़ाई में अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है एनसी, पीडीपी और जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट जिसको बीजेपी सपोर्ट करेगी, तो अभी तक स्थितियाँ जो दिखती हैं वो इंडिपेंडेंट जो बीजेपी सपोर्टेड होगा उसको लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार नॉर्थ कश्मीर में वहाँ हो सकता है सज्जाद लोन चेहरा एक खड़ा किया जाए, क्योंकि सज्जाद लोन के बारे में पहले बोल चुके हैं, जो पहली कैबिनेट बनी है। सज्जाद लोन तो खुद ऐलान कर ही भी चुके हैं, उन्होंने चुनावी कार्यालय भी अपना चुनावी वीडियो भी जारी कर दिया। इसी प्रकार सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे, एनसी की तरफ ये लगभग तय हो चुका है, और उनका मुकाबले भी श्रीनगर से भी कोई ऐसा कद्दावर नेता खड़ा किया जाएगा इंडिपेंडेंट छवि, नॉमिनेशन इंडिपेंडेंट होगा, किसी पार्टी का बिल्ला नहीं लगा होगा, लेकिन सपोर्टेड बाय। और अगर ये बीजेपी की ये रणनीति कामयाब होती है तो आप समझिए हिस्ट्री बनेगी पहली बार, जिस तरह 25 MLA पहली बार जीते जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसी तरह ये भी हिस्ट्री होगी कि 307 और 35 से टूटने के बाद 370 ये जो रीजनल पार्टी हैं एनसी और पीडीपी, इनका सुपड़ा साफ है। लेकिन ये अभी हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, ये सब चीज़ें कयासों और जानकारियों के आधार पर कही जा रही है कि कहते हैं ना 2 बंदरों की लड़ाई, क्या कहावत है उसमें, बिल्ली फ़ायदा उठा गई। कहने का मतलब ये है कि लड़ाई जहाँ ही आपस में लड़ेंगे, अगर एनसी साउथ कश्मीर अनंतनाग कैंडिडेट खड़ा करेगी, जाहिर है कि पीडीपी नॉर्थ कश्मीर श्रीनगर पर कैंडिडेट खड़ा करेगी, उनके पास कैंडिडेट हैं, चाहे पार्टी जैसी भी है, लेकिन आज भी पीडीपी के पास कैंडिडेट हैं नॉर्थ कश्मीर के लिए भी और श्रीनगर के लिए भी। ये एनसी क्यों कर रही है, इस पर तमाम सवाल, कयास, और लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे आज़ाद साहब ने कहा कि हम पर बी टीम का आरोप लगता है, बी टीम ये है। अब बी टीम कौन है, स्लीपर नई दिल्ली का स्लीपर सेल कौन है, जम्मू कश्मीर का ओवैसी कौन बनने जा रहा है,
जो कांग्रेस को वहाँ जो रेस्ट ऑफ इंडिया में डेंट लगाता है, या आरजेडी को बिहार में डेंट लगाता है, या अखिलेश यादव को यूपी में डेंट लगाता है, तो यहाँ कौन ओवैसी साहब बन के सामने आएंगे, वो आने वाला समय बेहतर बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा, जिन्होंने बड़ा बारीकी से एक एनालिसिस किया है और बताया है कि अगर पीएचडी की फूट इसी प्रकार जारी रहती है तो ये दोनों ही दलों के लिए जो है खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर जो हमने जिस पर चर्चा भी की है कि संभव है कि लोकसभा के साथ जो है विधानसभा चुनाव भी जम्मू कश्मीर में इसी वर्ष हो जाएं, लेकिन इसका पता तो अब 2 दिवसीय दौरा जो चुनाव आयुक्त का है जो कल से शुरू होने जा रहा है, उसके बाद ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि शायद 15 तारीख को खुद जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी है जो चुनाव आयोग है वो पत्रकार वार्ता करके तारीखों का ऐलान भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दें इजाज़त, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।